This one is the unit first, and the topic second, that one is the branches and importance and the scope of microbiology. Means branches, microbiology के कितनी branches हैं, उसके importance क्या है, means what is the significance, इसको क्यों study किया जा रहा है, what is the importance, क्या use है इसका, and the scope of microbiology. If कोई M.Pharm करता है, PhD करता है microbiology में, तो further future में वो क्या करेगा, what is the scope. ठीक है, इस तरह से आज इसका डिस्कशन होगा. Now the branches of microbiology. Branches of microbiology देख लीजिए. In this the first one is industrial microbiology. Industrial microbiology means why this microbiology is used in industry. What is the role? What is the importance of this industrial microbiology? Okay, in this first one is using microorganism to make products. Okay, microorganism to make products such as antibiotics, vaccine, steroids, alcohol and other solvent, vitamins and amino acids. Means by using जो industrial microbiology है उसके अंदर इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और उसको ह्यूमन बींग्स के लिए एज टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर डिजीज. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है बॉडी के अंदर, किसी भी बायोटिक्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज के खिलाफ. ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको किस तरह से डिजीज कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट करना है. इस तरह से वैक्सीन का प्रिवेंशन करते, किस तरह से वैक्सीन बनाई जा रही है, कौन से स्टेरॉइड्स का यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है. तो देख लीजिए द एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टिग्मेटेला ओरिएंटिका. ठीक है, और किस तरह से एल्कोहलिक ब्रेवरेज फॉर्म होते हैं, दूसरे सॉल्वेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से विटामिन्स बनाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब का डिस्क्रिप्शन और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है और इस ब्रांच को जिसमें इंक्लूड किया गया है माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका कहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में. इसलिए इसको बोला गया है आपका इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला वर्क इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को शो करता है. नेक्स्ट मैं आपको इसके एग्जांपल शो करती हूँ. देख लीजिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में द फर्स्ट मैक्सिमम प्रोसेस जो हो रहा है आपका, दैट वन इज द फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है, क्या यूज है. ठीक है, इसमें देख लीजिए फर्स्ट वन इज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए द yeast is used as a microbial organism to produce the alcoholic beverages. alcoholic beverages को बनाने के लिए आप alcoholic fermentation में किसका यूज कर रहे हैं, yeast का. Same, the second example of the fermentation is the lactic acid fermentation. In this, the lactic acid bacteria used for the fermentation of lactic acid. Okay, then third example is acetic acid fermentation. Means acetic acid fermentation के लिए आपका acidobacter bacteria is used. Means that one is responsible for formation, manufacturing and the production of acetic acid in industry. And now the fourth fermentation process is alkaline fermentation. क्या आप alkaline fermentation के through क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, what kind of bacteria is used for the alkaline fermentation process. And in this alkaline fermentation process mainly the bacillus species bacteria is used, and this is used for the production of amino acids. Clear? This fermentation process is covered 4 parts, 4 methods.
First one is the alcoholic fermentation through yeast responsible for the production of alcoholic beverage. Alcoholic fermentation में yeast का use किया जाता है, जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है, alcoholic beverage को आप मैन्युफैक्चर करते हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं. इसको और क्या बोला गया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इससे क्या बनाया जा रहा है, लैक्टिक एसिड. थर्ड में देख लीजिए, थर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस में एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन. एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन मेथड के अंदर एसिडो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू एसिडिक एसिड बनाया जा रहा है आपका. और फोर्थ वन इज द एल्कलाइन फर्मेंटेशन. एल्कलाइन फर्मेंटेशन मेथड में बैसिलस स्पीसीज के जो भी बैक्टीरिया हैं उनका यूज करके अमाइनो एसिड्स का प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में. क्लियर? अब क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड हाउ दिस माइक्रोबायोलॉजी रिलेट्स विथ इंडस्ट्री. ठीक है, ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीटली कवर अप हो गया कि किस तरह से ये रिलेट्स कर रही है, और इसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच क्यों है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, हाँ, दिस वन इज, देख लीजिए. अब सेकेंड एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन, इसी का बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से अल्कोहलिक बेवरेज को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है. इसमें देख लीजिए, सबसे पहले फर्मेंटेड मटेरियल ले लिया आपने, कोई भी, जैसे कि उसका ग्रेप्स का जूस ले लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया आपने जिसको कि आपको फर्मेंट करना है. उसके लिए फर्मेंटेबल सुगर्स कौन से यूज किया जा रहा है, मेल्टोज, मेल्टोट्रायोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज. ये जितने भी सुगर्स हैं, ठीक है, इनको क्या है, एज अ फर्मेंटेबल सुगर यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में. और आपका यीस्ट, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस नहीं, सैक्रोमाइसियस सेरेबियासिस, यीस्ट. ठीक है, ये यीस्ट का माइक्रोबियल इफेक्ट्स के थ्रू विथ द यूज ऑफ सुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है. आफ्टर 14 to 21 डेज, यानी कि 14 से 21 दिन के बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, तो इसे फिल्टर करके जो सेपरेट किया हुआ लिक्योर है वो क्या है आपका, बियर, वाइन, सिडार, मीड. ठीक है, ये सारे आपके किसके, शराब के टाइप्स हैं. ये आपका 14 से 21 डेज में आइसोलेट हो जाते हैं. उसके बाद भी देख लीजिए, हाईली डिस्टिल्ड मटेरियल मींस इसके अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, और दिस यीस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्कोहलिक जनरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है. अब इस इथेनॉल को डिस्टिलेट किया जाता है. डिस्टिलेट करने से आपका मैच्योर्ड स्पिरिट यानी कि विस्की बनती है. डिस्टिलेट का मतलब होता है कि ये जो फर्मेंटेशन का लिक्विड है, मिक्सचर है, इसको कंप्लीट डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू वेपर्स जो कि स्टीम है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, और डिस्टिल्ड करना है जो उसके अंदर अल्कोहल प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, उससे डिस्टिल आउट करना है. तो ये जितने भी मैच्योर्ड स्पिरिट हैं ये आपके क्या होते हैं, विस्की, रम, कॉग्नैक और नॉन मैच्योर्ड स्पिरिट्स. ठीक है, जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस तो हुआ है लेकिन उसको एक, यानी कि आपने उसे कंप्लीटली मैच्योरेशन तक नहीं ले गए उस स्पिरिट को. नॉन मैच्योर्ड स्पिरिट में देख लीजिए आप, नॉन फ्लेवर्ड वाइन बनती है, यानी अल्कोहलिक ब्रेवरेज फॉर्मेशन होता है, और फ्लेवर्ड ब्रेवरेज का फॉर्मेशन होता है. फ्लेवर्ड यानी कि जिसके अंदर कुछ अच्छी सी स्मेल प्रेजेंट है, फ्लेवर प्रेजेंट है, उसके अंदर आपका एग्जांपल है जिन. ठीक है, नॉन फ्लेवर्ड में एग्जांपल है वोडका, ग्रेपा, टीसिपोरो. ठीक है, टीसिपोरो फ्रांस के स्पेसेस, जो फ्रांस में अल्कोहलिक ब्रेवरेज बहुत ज़्यादा फेमस है. ग्रीस में ग्रेपा. ठीक है, वोडका ले लो, इटाली में ये जिन भी आपका इटाली में बहुत ज़्यादा फेमस है. ये एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है कंप्लीट. ठीक है, इसको भी इंडस्ट्री में फॉलो अप किया जा रहा है. ये आपका किसके अंदर कवर होते हैं कंप्लीटली, जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में. नाउ नेक्स्ट वन इज
जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है आपका? जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स engineered the microorganisms used to make hormones, antibiotics, vaccine and other products. Means the microorganism through their vector some mutation point mutation, ठीक है, आर्टिफिशियली म्यूटेंट किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ वेक्टर्स, कुछ यानी एक्सॉन पोर्शन को, और उससे आपका क्या फॉर्मुलेशन किया जा रहा है, हार्मोन्स का, एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन का और दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बींग्स की ट्रीटमेंट के लिए, एनिमल्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ये स्टडी को कंप्लीटली कवर अप किया गया आपका माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जीन्स पर किस तरह की इंजीनियरिंग, किस तरह के वर्क के थ्रू जीन को म्यूटेट करके एक रैट के अंदर ऑर्गन यानी कि उसको एग्जामाइन करने के बाद में वापस से उस पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है और उसके डिजीज को, डिजीज जो कंडीशन है उसे क्योर अप किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, नेक्स्ट वन, दिस वन इज द पेशेंट। ये एक पेशेंट है जिसको कि ट्यूमर बायोप्सी है, ठीक है, यानी कि ट्यूमर है इस पेशेंट को। इस पेशेंट के ट्यूमर में से आपका बायोप्सी करके आरएनए सीक्वेंस का एक्सोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, और इस एक्सोमिक सीक्वेंसिंग में ये देखा जाता है कि किस तरह की म्यूटेशन हुई थी आपका जीनोम में जिसकी वजह से आपका ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसके लिए आप एक्सॉन की सीक्वेंसिंग में पॉइंट म्यूटेशन करते हैं, किसी एक जीन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, ट्यूमर, उस जीन के अंदर क्या हो रही है, ओवरग्रोथ, उस जीन की वजह से, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ये ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हमने क्या किया, म्यूटेट किया, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा जीन इंट्रोड्यूस किया। और किस मेथड के थ्रू किया, CRI SPR प्रोटीन 9 केस 9 मेथड के थ्रू इस जीन को, म्यूटेटेड जीन को आपने किसके अंदर इंजेक्ट किया, रैट के अंदर। रैट के अंदर इंजेक्ट करने के बाद में आपने ये देखा कि रैट के अंदर जो भी ड्रग फॉर्म में इंजेक्ट किया जीन, अब वो अगर उसके अंदर ट्यूमर नहीं होने दे रहा है तो इस जीन को एक रैशनल डिजाइन के थ्रू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लेके आपने किस में इंट्रोड्यूस कर दिया, वापिस से इस पेशेंट में, जिससे कि ये पेशेंट के अंदर वो जीन जाके आपका ट्यूमर पर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा एक तरह से, यानी कि पेशेंट को जो ट्यूमर है उसको क्योर अप करने में ये जीन आपका जो कि रेशनल डिजाइन किया हुआ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम इस पेशेंट को, कि इस म्यूटेशन की वजह से इस जीन में हल्के से म्यूटेट करने पर आपको ये डिजीज नहीं होगा और आपका ट्यूमर भी क्या हो जाएगा, ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, दैट वन इज द माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। इसके अंदर द स्टडी ऑफ हाउ द माइक्रोबियल सेल फंक्शंस बायोकेमिकली, ठीक है, जितने भी माइक्रोबियल सेल्स हैं वो बायोकेमिकली किस तरह से फंक्शन करते हैं। इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ किस तरह से होती है, यानी कि माइक्रोब्स किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, उनका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, वो किस तरह से मेटाबोलाइट करते हैं किसी चीज को, एंड माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, और माइक्रोब्स का सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये सारे जितने भी स्टडी है आपकी माइक्रोब से रिलेट्स, उसके सेल से रिलेट्स, उसके फंक्शन से रिलेटेड, उसकी बॉडी से रिलेटेड, ये सारी स्टडी को आप कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है, मीन्स इट्स अ वन टाइप स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, वन जीन दूसरे जीन में किस तरह से, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, सेल में किस तरह से ट्रांसफर होता है। द स्टडी हाउ जीन्स, जस्ट वेट 2 minutes, the study how genes are
organized and regulated in microbes in relation to their certain functions. ठीक है, उसके कुछ फंक्शन, सेल्यूलर फंक्शंस जो हैं उसके रिलेशन में जो जीन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और किस तरह से रेगुलेट्स कर रहा है माइक्रोब्स में, इसकी स्टडी को आप किस में इंक्लूड करते हैं? माइक्रोबियल जेनेटिक्स में. नाउ the example of microbial genetics is the conjugation. देख लीजिए, this one is the donor cell and this one is the recipient. ये देने वाला सेल है, ये लेने वाला सेल है, okay? And this is the pilars, means conjugation connector. There is the presence of plasmid and chromosomal DNA. And this one is the lack of plasmid. यहाँ पे plasmid present नहीं है. While conjugation process, the DNA polymerization takes place and old donor and new donor both have plasmids like this. Okay, this all studies carried out under microbial genetics. जो माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, उसके अंदर इस तरह की सारी स्टडी को कैरी आउट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी. वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है इसको किस तरह से कोरिलेट्स करते हैं एनिमल्स टैक्सोनॉमी के लिए, और एनिमल्स के लिए किस तरह से इसके थ्रू मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जिससे कि एनिमल को ट्रीट किया जा सके, क्योर किया जा सके और उसको डायग्नोज भी किया जा सके कि किस तरह के डिजीज एनिमल के अंदर हैं और हमें किस तरह की मेडिसिन उसे देनी है. मीन्स veterinary microbiology, the study of the role in microbes, कि microbes का क्या रोल है in veterinary medicine और animal toxicology. ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी में, एनिमल के डिवीजन में, ठीक है, इसका क्या रोल है, प्लस वेटरनरी मेडिसिन जो हम बना रहे हैं उसमें ये माइक्रोब्स का क्या रोल है. अब देख लीजिए, कोई भी एनिमल है, काऊ है, सपोज करो उसको कोई डिजीज है, उसे एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो आप एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सेम स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप किसको ट्रीट अप करने के लिए भी यूज करते हैं? एनिमल्स को. ये जो स्टडी है कितने डोज में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, काव है तो कितना डोज होगा, बफेलो है तो कितना डोज होगा, हॉर्स को क्या देना है, ये सब की जितनी भी स्टडी है ये आप किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? कौन सी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की? वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. देख लीजिए, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेट्स कंप्लीट स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि उसका क्या रोल है, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जितने भी डाइवर्स माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, इनका क्या रोल है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, या फिर उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में जहां पर कि वो रहते हैं. ठीक है, जहां पर वो ग्रो कर रहे हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसकी स्टडी को इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी में. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल इकोलॉजी. अब ये किसकी स्टडी को इंक्लूड कर रहा है? माइक्रोबियल इकोलॉजी. इकोलॉजी मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जरूरी तो नहीं है एक हैबिटेट के अंदर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. तो ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है, प्लस ये इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन रखते हैं. ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ भी रिलेशन और इनका इन्वायरमेंट से भी रिलेशन, इसको आप कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? माइक्रोबियल इकोलॉजी में. नाउ सेकेंड, देयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड माइक्रोबियल मेडिएटेड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है,
अब माइक्रोब से ऑब्टेन होने वाले न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग कैसे होती है, इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, किस तरह से ये नाइट्रोजन साइक्लिंग हो रही है। अब जियो माइक्रोबायोलॉजी, जियो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं किसी मिनरल्स के लिए, किसी मटेरियल्स के लिए, किसी रॉक फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकली ये किस तरह से रिलेट्स करते हैं। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का तो पता ही है, एक दूसरे से डिफरेंटली और किस तरह से हेल्पफुल है या हार्मफुल है एक दूसरे के लिए। एंड बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है कि इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, आपके डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, इस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं पॉल्यूटेंट्स को, उनको बोला जाता है आपका मायो रेमिडिएशंस, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका स्यूडोमोनास, पुटिडा एंड बैसिलस सबटिलस, ये दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ठीक है ये किस तरह से जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटल या मटेरियल है उसको किस तरह से डाइजेस्ट करके पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। अब सभी को समझ में आ गया इन्वायरमेंटल स्टडी में माइक्रोबायोलॉजी में किस किस की स्टडी करते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी किस तरह से इन्वायरमेंट से रिलेट से आपका, इसके अंदर सबसे पहली स्टडी है उसका फंक्शन, फंक्शन किसका, माइक्रोब्स का, और उसकी डाइवर्सिटी किसमें, इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, ये किसकी स्टडी को इंक्लूड करेगा। दूसरा माइक्रोबियल इकोलॉजी, एक दूसरे से ये माइक्रोब्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, प्लस ये इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से इफेक्टिव है। माइक्रोबियल मेडिएटेड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, माइक्रोब्स के थ्रू किस तरह से न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग हो रही है जिससे कि प्लांट, एनिमल सबके लिए यानी कि ये हेल्पफुल है। जियो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किस तरह से जोग्राफिकली रिलेट्स करती है। एंड बायो रेमिडिएशन, ठीक है, अब पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट को किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं आपके बैक्टीरिया और किस तरह से रिमूव अप करते हैं, ये सब की स्टडी को जो ब्रांच इंक्लूड करती है उसे क्या बोलते हैं आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में एरो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि एयर के में कौन कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्वेटिक फील्ड में वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ है, डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि किस तरह से डायग्नोस्टिक पर्पस से ये माइक्रोबायोलॉजी यूज़ की जा रही है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल माइक्रो यानी कि ये कंप्लीट ब्रांचेस हैं जो कि आपका किसके ऊपर इफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये रिलेट्स करती है आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी यानी कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसके अंदर आपका स्टडी करते हैं बैक्टीरियल सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, और बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी क्या है। एरो माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एयरबॉर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी से डील कर रही है। फूड माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग फूड स्पॉइलेज, किसकी वजह से हमारा खाना खराब हो जाता है, इसकी स्टडी कहाँ पर की जाती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग फार्मास्यूटिकल कॉन्टेमिनेशन एंड स्पॉइलेज, अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है, कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें क्यों हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो जस्ट टू चेक आउट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उनको चेकआउट करने के लिए यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उसकी ग्रोथ नहीं हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉन्टेमिनेशन, फार्मास्यूटिकल कॉन्टेमिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला कॉन्टेमिनेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जिससे कि ये कॉन्टेमिनेशन नहीं हो और आपकी जो प्रिपेयर्ड मेडिसिन है वो स्पॉइलेज नहीं हो, खराब नहीं हो। ओरल माइक्रोबायोलॉजी
the study of microorganism of the mouth, in particular those causing caries and पेरिडेंटल डिजीज, ठीक है, जिसकी वजह से कि हमको अपने डेंटल डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, पायरिया हो गया आपके इसके दांतों के अंदर और कैविटीज फॉर्म हो गई, तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। ये सब की स्टडी आपकी कौन सी ब्रांच में इंक्लूड की जा रही है, ओरल माइक्रोबायोलॉजी में। नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि इसके ब्रांचेस क्या है, इसके स्कोप क्या है, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी का। इसमें नंबर वन, माइक्रोब्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब देख लीजिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया कि किस तरह से फर्मेंटेशन मटेरियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहलिक ब्रेवरेज को ऑब्टेन किया जाता है इंडस्ट्री में, तो जो माइक्रोब्स है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंस है या फिर कह लीजिए सिग्निफिकेंस है माइक्रोबायोलॉजी का। नाउ सेकंड वन इज bacteria can be used for the industrial production of amino acids, and amino acids is very essential product for human beings, animals, plants, either itself for the bacteria, ठीक है। इसके प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, अमाइनो एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। और अमाइनो एसिड मींस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मोस्टली एल्कलॉइडल सॉल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड से बहुत सारे एल्कलॉइडल सॉल्ट्स ऑब्टेन होते हैं जिसका कि हम यूज करते हैं किसके लिए, एज अ मेडिसिन। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल बेलाडोना, हायोसाइमस, ठीक है, ये सब एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वैरायटी ऑफ बायोपॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारी वैरायटी बायोपॉलीमर्स की प्रोड्यूस की जाती है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ बायोपॉलीमर्स, ठीक है। बायोपॉलीमर्स के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। देख लीजिए इसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे आपका गैलन बना, गैलन आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है। और ये सारे एग्जाम्पल है आपके बायोपॉलीमर्स के। जेंथिन, जेंथिन भी आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंथोमोनास कार्पेट्रिस के थ्रू जेंथिन बन रहा है। इसी तरह से साइनोफाइसिन डेरिवेटिव्स, साइनोबैक्टीरिया का यूज करके ये डेरिवेटिव्स बनाए जा रहे हैं। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इसको भी आप देख लीजिए टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। वैक्सीन कैरियर है, बायोसेंसर है, डायग्नोसिस पर्पज से ये पॉलीमर का यूज किया जाता है। सेम डेक्स्ट्रान फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोटेन, अल्जीनेट, पॉली एल लाइसिन, जेंथेन, ये जितने भी बायोपॉलीमर्स हैं ये किसका यूज करके ऑब्टेन हो रहे हैं, आपका माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोब्स का यूज करके। और इनका हर इसका पॉलीमर का आपका एक रोल है। मोस्टली इन पॉलीमर्स का यूज हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दीजिए आप लाइपोसोम्स बनाने के लिए, लाइसोसोम्स बनाने के लिए, छोटे मोलिक्यूल्स के अंदर ड्रग की कवरिंग करने के लिए आप पॉलीमर्स का यूज करते हैं। और मोस्टली ये पॉलीमर्स जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बॉडी के अंदर आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने के बाद ऑटोमेटिकली डिग्रेड होकर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और जो ट्रीटमेंट है आपको मेडिसिन का, एक्टिव इंग्रेडिएंट का, वो एज यूजुअल आपकी बॉडी में प्रिजर्व रहता है, साइट ऑफ एक्शन पे जाके आपका क्योर अप हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर एंड फूड में देख लीजिए आप, एज अ जेनोबायोटिक्स के लिए यूज हो रहा है इसका। कमर्शियल प्रोडक्शन, फ्रक्टोज ले लीजिए, अल्कोहल के लिए, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया में इसका यूज किया जाता है। हेल्थ केयर्स के अंदर आप मोलिकुलर डायग्नोस्टिक में आप इसका यूज करते हैं, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। डीएनए डायग्नोस्टिक के लिए यूज किया जाता है। थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक मीन्स किस तरह से ये प्रिवेंशन क्योर के लिए यूज किए जाते हैं। वैक्सीन बनाई जा रही है, फार्मास्यूटिकल में ग्रोथ हार्मोन्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, विटामिन्स बनाए जा रहे हैं,
बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में माइक्रोब्स का यूज करके। नाउ द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है ये क्या है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल फॉर द लाइफ इन एवरी इन्वायरमेंट। हर इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन, फूड चेन के ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कन्फर द लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से लाइफ ऑन अर्थ मेंटेन करके रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन ले लीजिए, फोटोसिंथेटिक ले लीजिए। मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंडिंग ऑन माइक्रोब्स फॉर विटामिन्स। अब बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि काउ, ठीक है, ह्यूमंस, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विटामिन के लिए माइक्रोब्स पर डिपेंड करते हैं। इसका मैं एग्जांपल आगे डिस्कस करूंगी आपको। सेकेंड वन इज सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ कैटल एंड शिप। ठीक है, कैटल और शिप के डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड हेल्प इन देयर डाइजेशन, और वो उनको उनके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। As these animals do not produce the necessary enzyme to break down the cellulose, cellulose को break down करने के लिए इनके पास में वो एंजाइम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है जो आपका उनकी बॉडी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये देख लीजिए आप, स्यूडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस, इशरिचिया कोलाई, सेरेचिया मार्सियंस, ये आपके बेस्ट एग्जांपल हैं इस तरह के एंजाइम्स के, माइक्रोब्स के, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सेल्यूलेज, द नेम ऑफ एंजाइम। देख लीजिए ये इसका एग्जांपल है काउ का, काउ के ल्यूमेन में साइनोकोबालामीन जैसे कि विटामिन ऑप्टेन हो रहा है, बाहर आ रहा है और ये डाइजेस्ट हो रहा है आपका। सेम ये बटरफ्लाई के अंदर भी है आपका प्रोसेस। कोरोनॉइड भी आपका साइनोकोबालामाइन लाइक ही सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका होमोसिस्टीन और होमोसिस्टीन से आपका मिथियोनिन अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इसकी बॉडी के लिए प्लस इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सही है। इसी तरह से सेम देख लीजिए आप ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपका साइनोकोबालामीन, ठीक है, इशरिचिया कोलाई और इन सब के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। साइनोकोबालामीन लिया इसने, दूसरा प्रोडक्ट बनाया, और ये प्रोडक्ट फिर से आपका जो वेस्ट है लेकिन ये दूसरे माइक्रोब्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको लेके ये माइक्रोब्स भी अपना क्या करता है, काम चलाता है, यानी कि यूजफुल है इसके लिए। उसके बाद में जो वेस्ट निकल रहा है वो दूसरे माइक्रोब्स के लिए। अब देख लीजिए इसका ह्यूमंस में एक बेस्ट एग्जांपल है। मम्मा बोलती है आपका पेट खराब है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपको बोला जाएगा आप दही के साथ में खिचड़ी खाइए। दही क्यों, इशरिचिया कोलाई यानी कि जो बैसिलस है उसके अंदर ऑलरेडी वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक हमने ये ऊपर से इंटेक किया इस यानी लैक्टोबैसिलस का, और एक ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, ठीक है, तो जो ये लैक्टोबैसिलस आपने ऊपर से लिया है ये आपको वो वाला एंजाइम बनाएगा और वो वाले विटामिन का यानी कि प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेगा जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत आई। और दूसरे उसके लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फर्स्ट वन के लिए, ये इसके लिए यूजफुल होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है आपका, ठीक है, इसमें स्कोप क्या है आपके, इट डील्स विद द डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल, एनिमल और ह्यूमंस के जो डिजीज है उससे डील्स कर रही है। आइडेंटिफाई एंड प्लान मेजर्स, ठीक है, और आइडेंटिफाई करती है और मेजर करती है उसके प्लान को, टू एलिमिनेट्स द एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज, किस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है और उसको किस वे से आपकी बॉडी में से इलिमिनेट किया जा रहा है, इसका एक प्लान भी बनाते हैं और उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। इम्यूनोलॉजी तो आपने देखा होगा किस तरह से इम्यून सिस्टम को डेवलप करना जिससे कि हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज का फॉर्म हो जाए एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस, और पैथोजेंस जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं
उससे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? नाउ दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एग्जांपल है। इसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ये पैरासाइट्स है। क्लियर? पैरासाइट्स के लिए जो होस्ट है वो कौन है आपका? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, 3 तरह के होस्ट है आपका। जब ये पैरासाइट आपका होस्ट के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो ये आपका बॉडी के लिए या तो यूजफुल है या फिर क्या है आपका हार्मफुल। तो अब इसमें हमने इसका दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखा, रिलेशनशिप देखा, तो देखा कि इंटरेक्शन इन विच माइक्रोब्स आर बेनिफिटेड। माइक्रोब्स को तो ह्यूमन बॉडी से क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। माइक्रोब्स को तो 2 चीजें ह्यूमन बॉडी से मिल गई, लेकिन ह्यूमंस आर हार्म्ड, जिसकी वजह से ह्यूमन को क्या हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इससे बोला गया, इस मैकेनिज्म को बोला गया पैरासिटिज्म, और ये शो करता है आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है, माइक्रोब्स का और होस्ट का। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स आपका खेत, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेट्स माइक्रोबायोलॉजी। इसमें देख लीजिए इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि फूड क्रॉप्स ले लीजिए, किसी भी तरह के कैश क्रॉप ले लीजिए, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है। कम्बैट प्लांट डिजीज दैट अटैक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है, और ये इस तरह के प्लांट डिजीज को भी रिमूव करता है, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स के लिए जो कि क्या है आपका बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इस तरह की स्टडी को आप कंप्लीटली कहाँ पे स्टडी अप करते हैं? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। एग्रीकल्चर